जय हिंद साथियों, प्रारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन राइन। सर, मेरा पहला सवाल है कि भारत की अध्यक्षता में जिस तरह से G20 जो हुआ है, इस यहाँ पे मतलब कहा जा रहा है कि बहुत सफलतापूर्वक हुआ है, सबसे सफल रहा है यहाँ दुनिया के अंदर जो ये G20 हुआ है। इस पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो बधाई दूंगा कि देश के लिए सम्मान का क्या विषय है कि हमारे देश में G20 हुआ, लेकिन कितना सफल हुआ ये तो जब तक रिजल्ट देश में दिखे नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि जिस तरह की घपलेबाजी हुई है, जिसमें 4,300 करोड़ तकरीबन पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जबकि इसी तरह के अलग अलग सम्मेलन अलग अलग देशों ने बहुत कम पैसों में किया है। दूसरी चीज़ ये कि जो देश में मोदी और उनकी मंडली ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये अकेला देश में G20 है। 40 साल पहले कांग्रेस ने इस G20 को 9 अलाइंड कॉन्फ्रेंस, अगर आपको याद हो, 1982 में इंदिरा गांधी ने करके दिखाया। और सिर्फ 100 मुल्कों के लोग आए थे, 80 के करीब मुल्क थे, और उसमें उस वक्त जो है दुनिया की तमाम ताकतें थी वो हिंदुस्तान आई और उन्होंने, मिसेस गांधी ने इसको किया। उस वक्त तो डिजिटल का दौर नहीं था और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं था, तो शायद लोगों को इतना कम ध्यान हो, लेकिन जितने बड़े निर्णय नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस में हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम इस देश में अब तक कहीं नहीं हुआ। इसलिए ये दिखाई करना कि सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी तंत्र ने ये किया, ये कोई बड़ी बात नहीं सर। लेकिन अगर देखा जाए तो G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री की सभी लोगों ने सुर में सुर मिलाया। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको दो उदाहरण देता हूँ, अगर आपने तुर्की के प्रधानमंत्री की बात अगर आपने सुनी हो, जिस तरह से धर्म के विषय में उसने इनको नंगा किया है, वो शर्म की बात थी। और उससे भी खतरनाक बात ये थी कि हर देश में, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो एक संयुक्त सम्मेलन होता है पत्रकारों के साथ। भारत के प्रधानमंत्री ने वो करने से किया नहीं, और जो बाइडेन, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, जिसके बल पर उन्हें सब दिखाना था, उसे जाकर दुनिया के दूसरे राष्ट्र में ये बात कहनी पड़ी कि कहीं ना कहीं भारत में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। तो अगर ये बात कोई मेरा विदेशी मेहमान इस देश में आए और वो संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप और आपकी सरकार उसके सवालों का, या मीडिया के सामने उसके सवालों का जवाब नहीं देना सके, तो ये कौन सी नई परंपरा डालने की कोशिश हो रही है? ये समझ से परे है। सर, ये तो आप मानते हैं ना कि G20 शिखर सम्मेलन में जिस तरह से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का प्रदर्शन किया, दुनिया देखती रह गई। करीब करीब 100 से ज़्यादा मुद्दों पे जो है आम सहमति बनी। देखिए, मुद्दों पे सहमति बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में शांति व्यवस्था हो। क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो मेरे देश में इसलिए आता है कि उस देश में अगर हम कोई पूंजी लगाते हैं तो क्या वो मेरी पूंजी सिक्योर है क्या? आज हालत ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तौर पर खाली हो चुका है। इकोनॉमी के हालात, हम आज बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के बराबर पहुंच गए हैं। तो सहमति बनाना और उस पर काम होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि ये सम्मेलन मेरे देश में हुआ और मेरे देश को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला। लेकिन जिन चीज़ों से भारत और आगे जा सकता था, उनमें से एक भी काम जो है इनकी सरकारों के जो लोग थे वो नहीं करने दिए। ना स्वयं प्रधानमंत्री इस विषय में बैठकर कोई उन्होंने प्रेस लिया, और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये रही कि अपोजिशन पार्टियों को इस देश में जो अधिकार होना चाहिए था वो इस सम्मेलन में उन्होंने बाहर रखा। स्वयं कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, देश में 134-35 साल से उसका शासन रहा है। 134-35 साल के उस पार्टी को भी उसके अध्यक्ष को सम्मेलन में नहीं बुलाना, इस बात की दलील है कि आपके अंदर जो इंसानियत वाला रूप होना चाहिए वो नहीं है, हम वाला जो रूप है वो है, और वो इस देश के लिए ठीक नहीं। तो क्या आप ये मानते हैं, जिस तरह मोदी जी ने कहा कि उनको सीक्रेट वरदान है कि जो अविश्वास लाते हैं तो उनके लिए शुभ होता है? देखिए, ऐसा है कि जितने सीक्रेट वरदान वो ले आए वो देश में विनाशकारी हो गया। आपने देखा होगा कि नोटबंदी, जिसकी बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने सुना था और लोगों ने देखा, उसका क्या हश्र हुआ वो आपने देखा। उनकी बेवकूफ़ी का दूसरा उदाहरण आपके सामने है कि आतंकवाद ख़त्म करने के लिए 500-1000 की नोट बंद करके 2000 की नोट ला रहे थे। अभी वो आतंकवाद ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, अब वो तो देश को वो बताएंगे, लेकिन 2000 की नोट भी जाने की तैयारी में है।
उसके अलावा बैंकों का निजीकरण मिसेस गांधी ने बहुत ज़माने पहले कर दिया था और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया था, जब लाखों लाख करोड़ रुपया बैंकों में फंड पड़े रहते थे। लेकिन आज तो जो पैसा है, कर्ज की हालत ये हो गई कि अलग अलग सरकारें, उसमें मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस ने जितना शासन किया उसके अलावा उसमें 14 साल का शासन दूसरों का भी है और कुछ लोगों का शासन है, वो सब मिला के 70 साल के शासनकाल में इतना कर्जा इस देश का नहीं था जितना इन 9 वर्षों में उन्होंने कर दिया कि आज भारत का हर नागरिक इतना कर्जदार हो गया है कि अगर कल वसूली हुई तो सबके घर बार भी बिक जाएंगे। अभी तो मोदी जी, आपने इकोनॉमी कहा, मोदी जी कहते हैं तीसरी बार आएंगे तो दुनिया में तीसरे नंबर पे इकोनॉमी हो जाएगी। तो अब तीसरी बार आएंगे तो हमें कटोरा लेके घर घर जाना ही होगा, क्योंकि उसकी तैयारी वो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हालत ये है कि इनकम टैक्स कलेक्शन तो बढ़ रहा है, नो डाउट, क्योंकि वो दबाव तंत्र के तहत वसीला जा रहा है, लेकिन जो पद्धति है बांटने की, आज मुल्क गरीबी की ओर बढ़ रहा है। देश में आप 70-80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं फ्री का, यानी कि आप कोई कारोबार नहीं करना चाहते, आप जो है लोगों को डेवलपमेंट के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बेईमानी का ये हाल है कि जो इनके यहाँ सबसे बड़ा डेवलपमेंट था वो ट्रांसपोर्टेशन यानी रोड का डेवलपमेंट था। रोड के डेवलपमेंट में जो पैसा उन्होंने 18 करोड़ रुपया पर किलोमीटर खर्च होना था, वो 251 करोड़ रुपए का उनका रिपोर्ट कैग के थ्रू आई है। कई मामलों में ऐसे बड़े बड़े घोटालों को उजागर कर रही है, जिसे वो अभी फ़िलहाल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जब सत्ता बदलेगी तो जेल में इनके ठिकाने होंगे और देश के सामने जो करतूत है वो सब आने वाले ये तो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है कि कहीं न कहीं जो है कि बस कमियां निकालते रहते हैं, चंद्रमा में भी दाग है। देखिए, दाग देखने वाली बात नहीं होती, बात होती है कि सत्ता पक्ष कितनी अच्छी तरीके से बात रखता है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जब नेहरू की पहली सरकार बनी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पार्टी के नेता नहीं थे, वो आरएसएस के नेता थे और कश्मीर के मामलों का मंत्री नेहरू ने उनको अपनी कैबिनेट में बनाया। जब इनके 2 लोग थे तो भी हमारे लोगों ने इनको मंत्री बनाया। जब इस देश में यूएनओ के लिए जब डेलीगेशन गया तो उसमें हमने अपने प्रधानमंत्री, जो हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उन्होंने यूएनओ में पक्ष रखने के लिए किसी कांग्रेसी को नहीं भेजा, बल्कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। तो उन्होंने तो अपोजिशन को ख़त्म करने का ठेका ले लिया है। उन्होंने ये माना ही नहीं कि अपोजिशन इस देश में रहता है, तो वो बातें क्या करेंगे। बातें तो हम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम जब सत्ता में थे तो हमें सत्ता का नशा नहीं था, हमें देश का नशा था। और अब देश में बसने वाली दूसरे दल की पार्टियों को भी हमने हमेशा साथ लेकर इस देश की प्रगति को आगे बढ़ाया। जब भी किसी बड़े मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहस होती है, जेपीसी की मांग होती है, तब मोदी सरकार थोड़ी तरफ फेल होती है और प्रधानमंत्री स्वयं संसद छोड़कर भाग खड़े होते हैं। मोदी जी ने तो अभी तक यहाँ तक कह दिया है कि इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। ऐसा है कि भाषा पर मोदी जी को कोई संयम नहीं है। मोदी जी क्या भाषा बोलते हैं आप पत्रकारों से सुने। पत्रकार जो इस देश की जान है, वो बोलता है कि मोदी जी जैसे लफंगे और गुंडे बात करते हैं ना, मोहल्ले गली के, कभी कभी इस तरह की भाषा का भी वो इस्तेमाल करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है बड़ा गरिमामयी है। नेहरू से लेकर जिस तरीका के लोग इस देश में प्रधानमंत्री रहे हैं, आप उनके भाषण को सुनिए, मनमोहन सिंह जी के भाषण को सुनिए, आप पीवी नरसिम्हा राव जी के भाषण को सुनिए, आप इंद्र कुमार गुजराल के भाषण को सुनिए, स्वयं अटल जी के भाषण को सुनिए, कि शब्दों का चयन देश के सामने प्रस्तुत करने का जो उनका एक तरीका है, उससे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। आज जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो बच्चे हंसते, लोग मखौल उड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि ये क्या कौन सी भाषा है। तो वो आप घमंडिया कह लीजिए या आप जो है अलोकतांत्रिक तरीके से किसी भी चीज़ों को आप रख सकते हो, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। जिस तरह की बातें वो करते हैं, ये देश के इतिहास में शोभा नहीं देगा। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन सर थे। इन्होंने कहा कि जब यहाँ के प्रधानमंत्री बोलते हैं, स्पीच देते हैं तो बच्चे हंसते हैं। कैमरामैन मोहम्मद साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।